हाय गाइस। हेलो सर। मेरी वॉइस सबको ठीक आ रही है? कम तो नहीं आ रही? नो सर, क्लियर। नो सर, बराबर है। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मुझे बताओ, एग्जाम के क्वेश्चंस में डाउट्स। एक क्वेश्चन जो पूछा था वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, उसके अलावा और कोई डाउट यस सर, एक और क्वेश्चन है। पूछो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, लेट मी जस्ट ओपन इट। आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 के अलावा और कोई डाउट? पहले स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। पहले मैं तुम्हारे को जो वो वाला डाउट था जो सबका कॉमन था, हर्ष का, और एक क्वेश्चन और था, वो जो डाउट है पहले मैं वो क्लियर करता हूँ। सो गाइज, वो जो क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा था दैट वाज कि हमारा जो इनडायरेक्ट लेबर है वो हमारा ओवरहेड में आएगा या फिर डायरेक्ट कॉस्ट में। देखो हमारा होता है, वैसे टॉपिक तुम्हारा आगे लेबर में कवर होगा, बट तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो, एक होते हैं हमारे डायरेक्ट मटेरियल, एक होते हैं डायरेक्ट लेबर, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद हमारे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होगा, जितने भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, ऑल दोस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो अगर इनडायरेक्ट लेबर है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी माय डायरेक्ट लेबर, या वो लेबर के अंदर नहीं आएगा, इट्स गोइंग टू बी माय इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। सिर्फ डायरेक्ट लेबर हमारी चीज होती है जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है? ओके सर। क्लियर सर। No, sir. एक second. Can you repeat your last statement? सो जितने ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। ओनली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हम दिखाते हैं। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो बेसिकली जितने भी हमारे प्रोडक्शन एक्सपेंस होते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बट इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है बट इनडायरेक्ट, वो सारे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है डायरेक्ट है, तो अगर डायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर में। अगर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में, वो हमें गिवन होगा ये वाला। लेकिन अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, चाहे मटेरियल का हो चाहे लेबर का। Okay, so overtime भी factory overheads में आएगा क्योंकि वो like जो designated इनडायरेक्ट लेबर production है, इट्स time इट्स है. नॉट कंसिडर्ड एज डायरेक्ट लेबर। हाँ, जो तुम्हारे Okay. जो तुम्हारा ओवर टाइम होता है लेबर का, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वो डायरेक्ट कब होगा, वो तुम्हारा जब तुम लेबर चैप्टर पढ़ोगे वहां क्लियर होगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूं जस्ट टू मेक यू क्लियर। देखो, हमारे जो नोट्स हैं F2 के, F2 ये देख। देखो F2 के नोट्स में जब तुम आगे बढ़ोगे, ये तो वेरिएंसेस हैं। मटेरियल,
ये देखो, ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारा लेबर जो है, अगर लेबर ने ओवर टाइम करा है तो ओवर टाइम प्रीमियम जो होता है इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट। ठीक है ना। अब ओवर टाइम बेसिक पे प्रीमियम क्या है, ये तुम जब वो चैप्टर करोगे स्टार्ट लेबर, वहां पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बट नॉर्मली इफ इट इज रिटन ओवर टाइम इट इज कंसिडर्ड ऑलवेज एज इनडायरेक्ट। ठीक है। Okay, so besides that 8th question में डाउट था, एंड सेकंड चैप्टर के इसमें भी था एक डाउट। चलो डिस्कस करते हैं। पहले थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर का एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 27। या सर उसके पहले 3.8 पे है, since you said line एक wise सेकंड, मैं चलते हैं तो। पहले मैं ये वाला करता हूँ, वो मैंने ओपन कर लिया था। चलो ओके अब इस ओके। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ये जून 2018 में आया हुआ है, सो दैट मींस दिस इज लाइक इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है, हमारे 8000 आउटपुट जब थे तो हमारी कॉस्ट थी 39400, और जब 20000 आउटपुट हुए तो हमारी टोटल कॉस्ट होगी 68000। इट इज नोन दैट आउटपुट लेवल एट 15000, मतलब यहाँ पे कहीं 15000 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ड्रॉप्स बाय $1, के वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो $1 से ड्रॉप हो गई थी फॉर ऑल सब्सिक्वेंट यूनिट्स प्रोड्यूस। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट अबव 15000 यूनिट, के 15000 यूनिट से ऊपर अगर हम यूनिट बनाएंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आने वाला है। तो देखो, अब देखो 15000, ध्यान से सुनना गाइस, मैंने तुम्हें बताया था इस केस में जब भी हमारा कुछ चेंज होता है हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारा कोई भी इस चीज का इफेक्ट हमें अपनी टोटल कॉस्ट में से निकालना पड़ेगा। याद है मैंने बताया था कि जब भी हमारा कुछ भी चेंज होता है, चाहे फिक्स कॉस्ट चाहे वेरिएबल कॉस्ट, अगर हमारा जैसे यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ है तो इतने अमाउंट में, इतनी यूनिट में जो टोटल अमाउंट है, इसमें से मुझे अपना जो इफेक्ट हुआ था एडिशनल इफेक्ट वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, मुझे बताया हुआ है कि मैंने 15000 यूनिट्स के ऊपर, जितने भी 15000 यूनिट्स के ऊपर यूनिट्स बनेंगे उसमें $1 जो है वो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। सो दैट मींस यहां पे इसमें एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो मेरे यूनिट्स है 20000, 15000 से ऊपर, दैट मींस 5000 एडिशनल यूनिट है। तो सर 5000 सर इंटू 1, क्या हुआ हर्ष सर बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट सर, वहाँ पे लिखा है वेरिएबल कॉस्ट यूनिट ड्रॉप्स बाय $1 पर यूनिट, तो कम होगा ना एक यूनिट $1 से। हाँ डॉलर से कम होगा लेकिन डिफरेंस इतना आएगा, मैंने गलती से इंक्रीज बोल दिया होगा, डिक्रीज हो रहा है हाँ 1, लेकिन फर्क तो इतना आएगा 5000 का, है ना। हाँ $5000 का हमारा फर्क हो गया ना। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज ना होती, अगर 15000 से ऊपर जितने भी यूनिट्स हमने बनाए हैं उसमें $1 का हमें ड्रॉप ना मिलता तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होती, इट वुड बी 68000 प्लस 5000, दैट इज 73000। यहां तक मुझे बताओगा, यहां तक समझ आया सफा? आई थिंक तुमने डाउट पूछा था नहीं, यस सर। ये सर समझ आया नहीं आया पॉइंट? मुझे। 5000 ऐड क्यों होगा सर इसमें? अगर विदाउट स्टेप कॉस्ट होगा तो अपन माइनस करेंगे ना नहीं नहीं, 68000, क्योंकि 6000 इंक्लूडेड है ना। स्टेप कॉस्ट की तो बात ही नहीं है। देखो स्टेप कॉस्ट अभी छोड़ दो, स्टेप कॉस्ट की बात नहीं है। हमें क्या बोला गया है कि अगर तुम, जब भी हमने 15000 से ऊपर यूनिट बनाए तो जितने भी यूनिट्स हम ऊपर बनाएंगे 15000 के, उसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट $1 से कम होगा। 15000 से ऊपर हम जितने भी यूनिट्स बनाएंगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट हमारी $1 से कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स हमने 5000 यूनिट्स बनाए हैं 20000 यूनिट्स के लिए, तो 5000 इंटू 1 हमने, या हमें $5000 का बेनिफिट मिल गया। दैट मीन्स जो ये ओके 68000 है, ये अमाउंट जब टोटल कॉस्ट आई थी इसमें $5000 कम आए थे। ये क्लियर यस है सर। सफा? हाँ तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमें ये जो हमारी कॉस्ट है, जो भी हमारा चेंज होता है उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। दैट मींस अगर ये प्राइस ड्रॉप ना होता तो मेरी टोटल कॉस्ट, जब मैं यहाँ पे 5000 ऐड करूंगा, इट वुड हैव बीन 73000। क्लियर है सबा? यस सर।
है ना, कि अगर मैं ये ड्रॉप मुझे ना मिलता 5000 का, तो दैट मीन्स तब मेरी कॉस्ट होती 73,000। तो अब मुझे पता चल गया विदाउट चेंज $20,000 में जो एक्सपेंस है वो है 73,000 टोटल, और 8,000 में जो है वो है 39400। सर तो डायरेक्ट हाइलो मेथड से निकाल देंगे ना वेरिएबल कॉस्ट। अब हाइलो मेथड से निकल जाएगा। तो अगर मैं Okay. करूं कैलकुलेटर पे, इट इज 73,000 माइनस 39400 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, दैट इज हमारा है 12,000। तो ये मेरा आंसर आता है 2.8। सो 2.8 मेरा आता है वेरिएबल कॉस्ट। अभी ध्यान से सुनना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.8 मेरा आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि विदाउट चेंज है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे 2.8 आंसर है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गिव 2.8। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट अबव 15,000 यूनिट्स, कि 15,000 यूनिट्स के ऊपर के यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो विदाउट चेंज हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 2.8। हमें पता था कि जब हम 15,000 से ऊपर बनाते हैं तो $1 से प्राइस गिर जाता है। तो 2.8 माइनस 1, $1.8 हमारा जो आएगा, दैट शुड बी द आंसर। 1.8 इज द आंसर। क्लियर है सभा? पक्का? यस सर। हर्ष तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन था डाउट? 3.8 सर, वो भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कोई बात नहीं, देखते हैं 3.8। 3.8 में क्या लिखा है, एक सेकंड में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊं। हाँ, सो 3.8 में क्या लिखा हुआ है, अ कॉस्ट दैट, एक सेकंड गाइस, मेरा ना एक्चुअली मैंने ऑफिस चेंज किया ना, तो लाइटिंग आंखों में पड़ रही है। हाँ, तो 3.8 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पीरियड कॉस्ट, के पीरियड कॉस्ट हमारी बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है। सो पीरियड कॉस्ट इज बेसिकली हमारी क्या होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड। अ कॉस्ट दैट रिलेट्स टू अ टाइम पीरियड which is deducted as expense for the period and it's not included in the inventory system valuation। तो मुझे आई थिंक फर्स्ट ही लग रहा है, एक बार मैं और देखता हूं। A cost that can be easily allocated to a particular period without the need of arbitrary apportionment between period। नहीं, देखो हम इसको पर्टिकुलर पीरियड कॉस्ट को हम पर्टिकुलर पीरियड में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ना कौन से पीरियड का कितना खर्चा है, कौन से पीरियड का कितना। थर्ड, द कॉस्ट दैट इज आइडेंटिफाइड विद द यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। नहीं, वो यूनिट वाइज नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट होती है कि इस पीरियड में, इस मंथ में हमारा इतना खर्चा है। A cost that is incurred regularly every time, every month और every quarter, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। So basically पीरियड कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो हमारी पर्टिकुलर पीरियड से रिलेट होती है, ठीक है ना। सो इसका जो आंसर होगा दैट शुड बी 1 इज द आंसर। ओके, मुझे डी इसमें लग क्या रहा था डाउट था इसका तुम्हें? आंसर, वही डी लग रहा था, एंड मैंने इसका डेफिनेशन नहीं, लाइक ढूंढा बुक में तो दिखा नहीं मुझे। ओके, पीरियड कॉस्ट तुम ये मान के चलो, पीरियड कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड, के इस पीरियड का इतना खर्चा है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। बट ये जरूरी नहीं है कि ये खर्चा होगा ही होगा, कई बार हो सकता है खर्चा हो, कई बार हो सकता है ना हो। ओके, एंड सर इसको इन्वेंटरी वैल्यूएशन में अकाउंट क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब अगर मैं 1 महीने का रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट को मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्टली करूंगा। डायरेक्टली इन्वेंट्री में जो वैल्यू आती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये सारी कॉस्ट आती है हमारी प्रोडक्ट के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी जो हमारे होते हैं वो एसेट की, इन्वेंट्री की इंडिविजुअल वैल्यूएशन में नहीं आते। ओके, ठीक है, हाँ समझ गया। एंड सर और एक डाउट है, एंड वो लाइक ऐसे क्वेश्चंस में से नहीं है, कंसेप्चुअल डाउट ही है। तो पूछो। इलस्ट्रेशन 3 एक बार खोल लो तो वो थोड़ा रेफर करने में इजी हो जाएगा। वो either it was illustration 3 or 2 I guess. सेशन नंबर 3। हाँ 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, दोनों में से कुछ।
Activity illustration number 1. illustration. सर 2 भी चलेगा. हाँ वही. Illustration 2 कर लेते हैं चलो. या सो सर इसमें हाइलो मेथड तो मुझे समझ गया एंड व्हेन आई सॉल्व द एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग ऑन माय ओन तो मुझे जम रहा था. बट मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि जैसे हाई एंड लो है इसमें वी हैव गिवन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास. उसमें से हाईएस्ट एंड लोएस्ट अपन ने पिकअप कर लिया. ठीक एंड है. देन जो y इक्वल्स टू a प्लस bx वाला फॉर्मूला है हाँ. उसमें दोनों भी हाईएस्ट वैल्यूज एंड लोएस्ट वैल्यूज इनपुट करके अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है सॉल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं जिसको, अगर वो यूज किया हाँ. तो आंसर आ सकता है क्या उससे सेम? वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में लीनियर रिग्रेशन. ओके तो ठीक है, वो दोनों हमने मेथड नेक्स्ट से आ चैप्टर सकता में है ना करना फिर है. मतलब? हाँ, एक्चुअली हाइलो मेथड का नुकसान क्या है कि जो हाइलो मेथड है ना, ये सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू, एक सेकंड गाइस, जो हाइलो मेथड है ना वो सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को करके आंसर निकाल लेता है. वो इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है. एग्जैक्टली एंड लीनियर इक्वेशन से सबको कोई भी 2 पेयर्स उठाए तो आंसर सेम ही आएगा. लीनियर रिग्रेशन में एग्जैक्टली सेम नहीं आता बट काफी हद तक सेम आता है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में हम सबको कंसीडर करेंगे, सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर होंगी. ओके तो अभी वो हमने आज की तो वीडियो में आई करना ही है. स्टिक टू हाइलो मेथड ओनली, फिर आप जैसे अभी के आगे लिए यू बताओगे स्टिक तब टू देख हाइलो लेंगे. मेथड. अगर तुम्हें स्पेसिफिकली एग्जाम में लीनियर रिग्रेशन बोला जाए तब तुम करोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे को हाइलो मेथड से ही करना है. सर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैथ्स में हमने पढ़ा था 10th 9th में. मैं वही बता रहा हूँ, आज हम वही करेंगे, मैथ्स वाला ही पार्ट करेंगे आज हम. अभी तक तो हम नॉर्मल पार्ट कर रहे थे, नॉर्मल कैलकुलेशन. टुडे वी विल डू ओनली मैथ्स, जहां पे हम डेटा को समझेंगे, डेटा को समझ के वहां से हम अपने आंसर्स निकालेंगे. ओके ठीक है. हाँ हो गया सर, डाउट्स नहीं है. आंसर एक्चुअली मैंने थर्ड वाले चैप्टर के पूरे 27 क्वेश्चंस नहीं कर पाया. आई एम हाफ वे देयर, तो बाकी का कुछ डाउट रहेगा तो आई विल टेक्स्ट यू अबाउट दैट. ठीक है हर्ष. एनी अदर डाउट गाइस? साफा, सिब्बा, वेदांत? No, sir. All other questions were clear. Clear, sir. सिब्बा? So I wasn't able to do the revision part, but I will do it tonight. And if I have any question, I'll let you know. ओके ठीक है, चलो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. द नेम ऑफ नेक्स्ट चैप्टर इज गाइस फोरकास्टिंग. और ये जो चैप्टर है दिस इज प्योर मैथ्स, दिस इज प्योर एंड प्योर मैथ्स. कैसे? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, देखो. अभी तक तुमने पढ़ा था हाइलो मेथड. हाइलो मेथड में तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ डेटा गिवन था और यहाँ एक दूसरा डेटा गिवन था, लेट्स से सेल्स, और ये है कॉस्ट. तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे को दो चीज आइडेंटिफाई करनी होती है. एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वन इज डायरेक्ट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, वन इज इनडायरेक्ट. कॉस्ट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन सेल. अगर सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, सेल्स कम होगी तो कॉस्ट कम होगी. तो कॉस्ट हमारा हो गया डिपेंडेंट और सेल्स हमारा हो गया इंडिपेंडेंट. कॉस्ट हमारा हो गया डिपेंडेंट और सेल्स हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अभी तक हमने इसको जो पढ़ा था वो पढ़ा था कॉस्टिंग टेक्निक से, दैट इज हाई-लो मेथड. कि हाईएस्ट सेल्स में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, लोएस्ट सेल्स में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ये सॉल्व करते थे. y क्या होती है हमारी, इट इज टोटल कॉस्ट. a होती थी हमारी फिक्स कॉस्ट. b होता था हमारा वेरिएबल कॉस्ट और x होता था हमारा आउटपुट. तो ये हमारी इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व करी थी. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम सिर्फ इन दो वेरिएबल को कंसीडर करके कर रहे हैं, इन सबको तो हमने इग्नोर ही कर दिया. दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन लॉजिकली भले ही हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए सही है, लेकिन मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन हमारी ठीक नहीं है.
तो वहां पे हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे फोरकास्टिंग। हम अब फोरकास्टिंग में इस चीज को करना स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या फोरकास्टिंग में, देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें पहले ही बता देता हूँ चैप्टर की स्टार्टिंग से, सो दैट जब चैप्टर पढ़े वहां तुम्हें इजीली समझ आ जाए। देखो सो व्हाट सर हैपेंस इज, या हर्ष, अब लाइक जैसे आपने बताया कि सब में ऐसा सेम नहीं आता है, आसपास आता है, तो सर वो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में वो जो वेरिएंस रहता है वो रहता क्यों एक्चुअली? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहना चाहिए अनलेस ऑलरेडी गिवन हो कि कुछ यू कंडीशन के नेवर बाद नो ना, बढ़ रहा है। यू नेवर नो। अब हम अगर देखते हैं 100 पे कॉस्ट इतनी है, 300 पे इतनी है, 500 पे इतनी है, 700 पे इतनी है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ वेरिएबल कॉस्ट में डिस्काउंट्स वगैरह हो सकता है यहाँ से स्टेप अप फिक्स कॉस्ट हो। हमें तो सिर्फ कॉस्ट ओके, गिवन है ना, तो हम तो हाई हाँ और राइट, लो से तो वो निकाल के अपना कुछ आंसर निकाल लेते हैं। तो कुछ आर्बिटरी कंडीशंस हमें अज्यूम करके चलना है, इसलिए वेरिएंस है ना? राइट। दूसरा, अब ओके, जैसे स्टेप अप कॉस्ट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में चेंज इधर भी है कि जब इतने यूनिट से ज्यादा बनाएंगे तो वेरिएबल कम होगा, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर एक में फिक्स का फर्क है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये डेटा होगा, इसमें हाइलो मेथड से कभी भी हमारा करेक्ट आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम अपना मैथ्स यूज करेंगे, दैट इज लीनियर रिग्रेशन, अभी पढ़ेंगे उसको। सो पॉइंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे फिगर्स गिवन है, दिस इज माय डेटा, ये है मेरा डेटा जो मुझे गिवन है कि इतने आउटपुट पे इतनी कॉस्ट थी, इतने आउटपुट पे इतनी, इतने 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 इतने आउटपुट पे इतनी मेरी टोटल कॉस्ट थी। इसको देख के मैं अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा जो बिल्कुल सबके ऑन एन एवरेज, सबके मिडल में आ रही हो। इट्स नॉट कि इससे दूर है इससे पास है, बिल्कुल सारे डेटा के मिडल में आ रही हो। वो मेरी एग्जैक्ट लाइन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अभी तक हमने क्या किया था, हमने सिर्फ लोवेस्ट और हाईएस्ट से कंपेयर कर लिया, जो बीच में डेविएशन है उनको देखा ही नहीं। लेकिन अब हमें कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो बिल्कुल इन सब से क्लोज हो, जो हमारी बेस्ट लाइन कंसिडर करी जाए मैथमेटिकली। तो सबसे पहली बात, हम एक तो वो लाइन पढ़ेंगे, हमें वो लाइन पढ़नी है, पहली चीज। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरी चीज जो हमारी होगी दैट विल बी, अगर लेट से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को 7 डेटा, मेरे को 7 डेटास गिवन है यहाँ पे, आई एम गिवन 7 डेटास के इतने आउटपुट पे मेरी इतनी कॉस्ट थी, 7 चीजें गिवन है। अब पॉइंट ये है, मेरे को कोई बोलते हैं लेट से ये है 100 यूनिट्स, ये है 200, ये है 300, ये है 400, ये है 5, ये है 6। डिफरेंस को मत काउंट करना कि सर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम, अभी जस्ट वैसे ही रफ में समझो। ये मुझे आउटपुट गिवन है, ये मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है। अगर मुझे बोला जाता है फाइंड कॉस्ट एट 450 यूनिट्स, 450 यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी होगी, तो वो समवेयर इट विल लाई हियर, ये होगी मेरी 450 पे कॉस्ट। जब ये चीज निकालने को मुझे बोला जाता है, इट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मींस कि जो डेटा मुझे गिवन है उस रेंज के अंदर ही किसी डेटा से उसका आउटपुट निकालना, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, करेंगे यही इक्वेशन यूज, हमें एक इक्वेशन मिल गई जो सारे डेटा को कंसिडर कर रही है। इस इक्वेशन को यूज करके हम सिंपल 450 यूनिट्स पे अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम कॉस्ट जो निकाल रहे हैं, जो डेटा हमें गिवन है उसके अंदर की निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। और अगर हमें बोला जाता है इसको देख के फोरकास्ट करो कि जब हम 900 यूनिट्स बनाएंगे, अभी तो हम नहीं बना रहे, कल को अगर हम 900 यूनिट्स बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट होगी, वो डेटा निकालने को बोला जाए, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। सो इंटरपोलेशन मींस जब हमें जो डेटा गिवन है उसी डेटा के अंदर से कॉस्ट निकालनी होती है, उसी डेटा के अंदर से हमें कोई वैल्यू निकालनी है, चाहे वो इस पॉइंट पे आ रही है चाहे नहीं आ रही। एक्स्ट्रापोलेशन मींस इसको देख के इस रेंज से बाहर कोई भी फिगर हमें निकालनी है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। ये दोनों टर्म्स और ये ग्राफ, ये सबको क्लियर है गाइस? यस सर। क्लियर सर। यस सर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो यहां पे सारी चीजें हमें यही बताई हुई है
ये सब हमें आगे पढ़ना है कोरिलेशन। तो इन्होंने वही बताया हुआ स्कैटर्ड ग्राफ है। एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल मेजरली जो तुम्हारा होगा, ओ सॉरी, इंडिपेंडेंट मेजरली जो होगा दैट विल बी आउटपुट, और डिपेंडेंट होगा टोटल कॉस्ट। बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हारे को जरूरी नहीं है आउटपुट और टोटल कॉस्ट हो। यू हैव टू फाइंड आउट इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, डिपेंडेंट कौन सा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो, अब मैं तुम्हें बोलता हूं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और सेल्स। ध्यान से सुनना मुझे, आई विल आस्क, लेट्स से कौन कितना एक्सपेंस देता है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 700, सेल्स 10,000। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 900, सेल्स 15,000। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 500, सेल्स 7,000। मुझे बताओ इसमें से कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट? और सेल्स रहेगा डिपेंडेंट। Yes, sir. Sales क्या? dependent. Sales dependent. सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जानना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स ये जो मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है y, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये होता है मेरा x। तो हमारी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस So bx। once again, y is the independent variable, right? Oh, x is the independent variable. x is independent, x is independent and y is dependent। रीजन बीइंग, इसका रीजन क्यों है? क्योंकि x की कैलकुलेशन से y निकालते हैं हम, y की कैलकुलेशन से कभी भी x से निकालते, x की कैलकुलेशन से y निकालते हैं। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x कम होगा तो y कम होगा। दैट्स व्हाई x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। Okay, sir. ठीक है, चलो। सो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने दो मेथड्स पढ़े थे अपने। एक हाइलो मेथड पढ़ा था जो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, और एक हमने पढ़ा था, हम पढ़ेंगे सॉरी, दैट इज लीनियर रिग्रेशन मेथड, जो हमारा मैथमेटिकली बेस्ट फिट करता है। तो इन्होंने एक ग्राफ सा बनाया हुआ है। चलो, ये सब हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेट्स टॉक अबाउट लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन में गाइस हमें एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बाय हार्ट हमें लर्न करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है जो हमें सॉल्व करनी है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर a इज फिक्स कॉस्ट और b इज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें हाइलो मेथड से तो बड़ी इजीली हम b निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं b? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, बहुत इजी है। लेकिन यहां पे लीनियर रिग्रेशन मैथमेटिकली हम कैसे b निकालेंगे कि हमें सारे डेटा को कंसीडर करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y। अभी तो मैं क्लियरली बताऊंगा एक एक चीज ये क्या होता है, अपॉन n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। पहले ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि एक बार तुम सारे प्लीज ये फॉर्मूला लर्न कर लो, बाय हार्ट तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। फिर मैं समझाऊंगा कि ये फिगर्स क्या क्या हैं। बस ये मैं तुम्हें बताता हूं, सम ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई करेंगे। या चलो मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूं, मैं क्वेश्चन से ही कराता हूं। देखो, ये हमारा डेटा है, ये है x, ये है y। x इज डिपेंडेंट, y सॉरी इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो इसका जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड सम ऑफ x। इसका जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड सम ऑफ y। इसका टोटल सम ऑफ x, इसका टोटल सम ऑफ y। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू वाई, इसका जो सम होगा दैट विल बी कॉल्ड सम ऑफ एक्स वाई। मैं ऐसा नहीं करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई पता क्या होगा? सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं दैट विल बी सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई, और इसको हम सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई भी बोल सकते हैं। सम ऑफ एक्स वाई का मतलब है मैंने पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया,
ये मेरी फिगर्स आई, उसका सम दैट इज सम ऑफ एक्स वाई। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला यहाँ पे, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, देन एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट क्या है कि तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखना ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे को ये सब कुछ गिवन हो। कई बार ये निकालना भी पड़ सकता है रफ में, काफी बार तुम्हारे को वैसे ऐसे गिवन भी होगा, ये फिगर्स तुम्हारे को गिवन होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी फिगर क्या है। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज एन, एन मतलब नंबर, 1 2 3 4 5, 5 डेटा हमें गिवन है। तो n इज नंबर, देन सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका सम, माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई, मतलब सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई, ये होगा हमारा न्यूमरेटर में। दोबारा से n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। डिनोमिनेटर में हमारा आएगा दैट इज n सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर पता है क्या होगा, इट इज मैंने पहले x का स्क्वायर किया देन उसका सम किया, पहले ये चीज होती है देन ये चीज आती है। तो पहले मैंने x का सबका स्क्वायर किया, वो करके फिर मैंने उसका सम निकाला, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ एक्स स्क्वायर, देन माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, मतलब पहले मैंने, अब यहां पे और कुछ तो है नहीं इसके साथ, तो सम ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर मैंने करा, वो फिगर आएगी मेरी ये वाली। तो ये सारी फिगर हमारी कैलकुलेटर पे होती है, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई अपॉन n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। काफी बार ये फॉर्मूला तुम्हें एग्जाम में फॉर्मूला शीट में भी गिवन हो सकता है। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में फॉर्मूला शीट में गिवन होता है, कई बार नहीं होता। तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न ही करना पड़ेगा, कोई सेकंड चॉइस नहीं। तो टेक 5 मिनट्स, ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो और इसको छोड़ दो, जस्ट लीव दिस पार्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ। फॉर्मूला है, ये फिगर्स गिवन है, ट्राई टू फाइंड आउट बी बाय योरसेल्फ। एक बार कॉपी में कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछो। जी भगवान। Done, sir. Okay.
बाकी सारे स्टूडेंट्स बताओ, सबकी कैलकुलेशन होगी ठीक से, समझ आ गया? यस सर। 2 आंसर्स आए, अभी 2 बच्चों के नहीं आए। क्योंकि ये कैलकुलेशन ही मेन है। फॉर्मूला तुम लर्न कर लोगे, लेकिन क्या चीज क्या होती है यही मेजर निकालना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो तुम्हें बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा, प्लस कौन सी चीज क्या होती है ये बहुत जरूरी है जानना। सर 2.6 आना चाहिए आंसर। 2.6 ही आ रहा है वैसे। हाँ 2.6 आया है। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, सो ये जो हमने निकाले, ये क्या निकाला है हमने? बी। बी मतलब एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमने अभी देखा, दैट इज n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई अपॉन n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इससे निकाल लिया हमने बी। बी निकालने के बाद हम निकालेंगे ए। ए का फॉर्मूला क्या होता है? हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये फॉर्मूला तुम लर्न नहीं करोगे। ए का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वाई अपॉन एन माइनस बी सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो दैट मीन्स ए निकालने के लिए हमें बी निकालना ही पड़ेगा। और हमने पढ़ा था ए इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये इंडिपेंडेंट, सॉरी इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं गलत बोल गया। ए के लिए हमें बी निकालना पड़ेगा। ए का फॉर्मूला है सम ऑफ वाई अपॉन एन माइनस बी सम ऑफ एक्स अपॉन एन। इससे निकल जाएगा हमारा ए, और उससे हमारी ये इक्वेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। ये फॉर्मूला भी लर्न कर लो, दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। मिल गए सबको? यस सर। यस। तो ये हमारी है लीनियर रिग्रेशन के 2 फॉर्मूले। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूलेस का ही है। तो ये फॉर्मूले So से हमने y या हर्ष can we write it down 2 मिनट में? नहीं, जो मेरे नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी गिवन है, देयर इज नो पॉइंट। अच्छा ओके। जो मैंने नोट्स में दिए हैं उसमें ऑलरेडी ये चीज गिवन है, सो यू डोंट नीड टू राइट इट। ठीक है, हाँ सर मैं बोल रहा था वो नोट्स का पीडीएफ एक बार वापस से ग्रुप में डाल देना, बिकॉज मैं बाद में ज्वाइन इन हुआ था ना, तो मेरे पास है नहीं वो। आई विल शेयर, अदरवाइज कोई और स्टूडेंट शेयर कर देगा। अभी ग्रुप में मैं बोल दूंगा, अभी शेयर कर देंगे। या ओके ओके। अब एक काम करो, इस सेम इक्वेशन से कैलकुलेट y, सॉरी कैलकुलेट a। सर 28 आ रहा है। कितना? 28। ये आ रहा है 28। एक बार बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कर ले। बताओ गाइस, 28 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए। फॉर्मूला इज, ए सर का फॉर्मूला सर होता है 28 ही आ रहा है, 28 ही आ रहा है। सबका 28 आ रहा है। सफा, सिफा, यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो ये है गाइस तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन। बहुत सिंपल, 2 फॉर्मूले से वो लर्न करने हैं। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं तुम्हें अभी करने को नहीं बोल रहा। ये एक्टिविटी हाई लो से भी हो सकती है,
लेकिन एग्जाम में हमें स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि यूज लीनियर रिग्रेशन टू फाइंड द आंसर। तो ये तुम्हारा होमवर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है कि तुम्हें ये, अब यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट है और टोटल कॉस्ट। सो आउटपुट होगी हमारी x, टोटल कॉस्ट हमारी होगी y। तो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ x, सम ऑफ y, एन हमें पता है, उसके बाद x y वो निकालना पड़ेगा, और एक एक्स स्क्वायर। बस ये तुम्हें निकालना है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, सिर्फ ये निकालना है। तो तुम्हारा सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई आ गया, सम ऑफ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, बस यही करना है। इसके अलावा और वाई स्क्वायर या और कुछ मत निकालना, यही दो चीजें हमें निकालनी होती है और हमारा पूरा फॉर्मूला काम कर जाता है। तो ये तुम्हारा होमवर्क होगा, ये तुमने घर पे करना है। देन आता है गाइस हमारा रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन जो हमने बनाई है, जो इक्वेशन अब हमने बनाई है, दैट इज बेटर देन, ऑफ कोर्स दैट इज बेटर देन हाइलो मेथड। सो रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन लाइन, the formula applied will find a value of a and b and hence a formula for the line. Okay, the usefulness of this formula for predicting results, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है, the usefulness of this formula for predicting result in the future depends on how strong the correlation between two variable is. इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अगर मान लो मेरा जो डेटा है, it is like this, ऐसा डेटा मेरा है और मेरी लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है, तो दैट मींस यहां पे अगर मुझे एक्सट्रापोलेशन भी करनी है या इंटरपोलेशन करनी है, तो मेरा डेटा जो है, मैं ये नहीं कहूंगा एक्यूरेट आएगा, बट काफी नियर टू एक्यूरेट आएगा। दैट मींस जो दोनों डेटा है एक्स और वाई है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट एक गुड रिलेशन है। इस वजह से मेरा जो डेटा मैं निकालूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, फोरकास्टिंग करूंगा आगे की, या उसके अंदर मैं यहाँ के निकालता हूं, तो फिगर तो यही आएगी ना, इधर इधर आएगी। हो सकता है अगर मैं ये वाली फिगर निकालू इक्वेशन से, तो वो यहाँ पे आए, इट विल नॉट मैच, एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज बात वही पहुंच जाएगी कि नियर अबाउट। अब अगर मैं बोलूं माय डेटा इज लाइक दिस, ऐसा डेटा है, मुझे बताओ क्या ऐसे डेटा में, ये थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, क्या ऐसे डेटा में मेरा लीनियर रिग्रेशन लाइन काम करेगी गाइस? नहीं सर, क्योंकि रिलेशन ही नहीं बनेगा, वो एक भी से वो नहीं हो रहा है कनेक्ट। है ना, सफा सिवा वेदांत, नो सर, नहीं बनेगी, यस सर। काफी फार है। है ना, हमारी यहाँ पे बनेगी नहीं लाइन। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो आपस में रिलेट ही नहीं करता। अब अगर मैं फिगर निकालूंगा, यहाँ ये आएगी, इधर ये आएगी, सो दैट मींस लीनियर रिग्रेशन लाइन कितनी अच्छी है, लीनियर रिग्रेशन लाइन कितनी स्ट्रांग है, वो डिपेंड करता है मेरे डेटा पे कि डेटा आपस में कितना रिलेट करता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन ऑफ डेटा। वो मैं आगे पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन ऑफ डेटा। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि यूजफुलनेस ऑफ दिस फॉर्मूला फॉर प्रिडिक्टिंग रिजल्ट्स ऑन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग दीज टू वेरिएबल्स इज। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था। लेट्स रीड दिस फ्रॉम द बुक। इंटरपोलेशन मींस यूजिंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, दैट मींस y इज इक्वल टू a प्लस bx, और इसको लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। यूजिंग लीनियर रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट अ वैल्यू within two extreme points of the observed range, कि मेरा जो मेरे पास ऐसे डेटा था, तो सबसे लास्ट और सबसे ये वाला फर्स्ट और लास्ट, दैट इज टू एक्सट्रीम रेंज, उसके बीच का मेरे को कोई भी डेटा अगर इस इक्वेशन से निकालना है जो हमने लीनियर रिग्रेशन बनाई थी, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। और एक्सट्रापोलेशन मींस यूजिंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, दैट मींस लीनियर रिग्रेशन, टू प्रिडिक्ट द वैल्यू outside the two extreme point of the observed range, कि यहां की मेरे को कोई वैल्यू निकालनी है, that is called extrapolation। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस आर लीनियर रिग्रेशन के, इट गिव्स अ डेफिनेटिव लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दूसरा, मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा एंड गुड रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, कि डेटा को बेस्ट यूज करते हैं क्योंकि सबको कंसीडर करते हैं। Many processes are linear, so are well described by
रिग्रेशन एनालिसिस के बहुत सारे डेटा हमारे ऐसे होते हैं इसमें बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो वाला हमारा बेस्ट लीनियर रिग्रेशन में आंसर आता है। इसके नुकसान क्या है? अज्यूम्स लीनियरिटी बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब लीनियर रिग्रेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स और वाई में एक रिलेशन है। दिस ऑब्जर्वेशन में बी अटिपिकल, अटिपिकल मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसका आंसर जो आए वो सही ही आए, जैसे हमने बताया कि ये एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, जबकि इससे भी एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं आता। हिस्टोरिक डेटा इज यूज्ड, पैटर्न्स में चेंज इन फ्यूचर। हम अगर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, अगर हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, तो वहां पे हो सकता है ये लाइन हमें सही बात ना बताए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके हमारे चीजें अलग, फ्यूचर में हमें नहीं पता, क्या पता वेरिएबल कॉस्ट हमारी काफी कम हो जाए, फिक्स कॉस्ट काफी कम हो जाए, तो वहां के लिए फ्यूचर के लिए ये इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिक डेटा हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई पैटर्न में चेंज इन द फ्यूचर। ईच ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, हर ऑब्जर्वेशन जो हमारी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये हालांकि इसका कुछ ऐसा रोल नहीं है। फोरकास्टिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स एक्सट्रापोलेशन आउटसाइड द गिवन रेंज। फोरकास्टिंग का मतलब होता है हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई फोरकास्टिंग जो होती है उसके लिए लीनियर रिग्रेशन इज नॉट अ, मतलब हमें ऑप्शन तो हमारे पास और कोई है नहीं, क्योंकि हाई लो से तो बिल्कुल ही बेकार आंसर आता है। तो लीनियर रिग्रेशन इज गुड लाइन, बट हर चीज का रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि फोरकास्टिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स एक्सट्रापोलेशन आउटसाइड द रेंज, तो हो सकता है आगे सिचुएशन अलग आए, कुछ आए और हमारी फोरकास्टिंग यहां से सही ना निकले, और ये फैक्ट है फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता। So these are advantages, these are disadvantages, not very very important for an exam, but एक बार पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक गाइस यहाँ पे आता है, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं, वो फॉर्मूला बता के हम बढ़ेंगे आगे। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अच्छा वो इसमें आ ही गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमारा फॉर्मूला होता है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। तुम कहोगे सर ये तो आप बी का फॉर्मूला लिख रहे हो, काफी हद तक ये बी की कॉपी है, काफी हद तक। अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट पहला एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये चीज हमने ऑलरेडी करी थी, बस यहां पे एक तो अंडर रूट आ गया एडिशनल, और दूसरा आ गया, गाइस जस्ट एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड मैं कर दूं। उसको बोल दो ना स्पा वाले को कि लॉक लगा, ये दरवाजा बंद कर देना। सॉरी गाइस, तो n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और सेम चीज आ जाएगी हमारी y के लिए, सो n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी इन बिटवीन -1 to 1। इसका आंसर हमेशा -1 to 1 के बीच में ही आएगा, कभी भी इससे ऊपर नीचे नहीं आएगा। अगर आया दैट मीन्स तुमने क्वेश्चन गलत किए। तो ये है पहले इसका फॉर्मूला, और ये है इसकी रेंज। एक बार इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, ये रेंज पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं इसका पर्पस क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का पर्पस क्या है, ये क्या चीज बताता है हमें। पहले अच्छे से इसको देख के लर्न कर लो।
पढ़ लिया गाइस? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलो, सो ये है हमारा गाइस कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला विच इज डिनोटेड एज आर। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये हमने क्यों पढ़ा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या है? देखो, सो पॉइंट ये है, अगर मैं अब जैसे इन्हीं चारों एग्जांपल से तुम्हें बताता हूं, अगर मेरा डेटा ऐसे स्कैटर्ड है, मतलब इसमें देखा जाए किसी का भी किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सो इस केस में यहां पे आई विल से इसका कोरिलेशन है 0। मतलब ये एक रेंज होती है, मैंने बताया था -1 to 1। अगर मेरा डेटा, जो मेरा आंसर आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, वो इसके आसपास है, मतलब -8, -9 या 1 और 0.9, 0.8 या -0.8, -0.9, अगर इसके आसपास मेरा डेटा है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, कहीं पे फिक्स नहीं बताया हुआ, बट हम ये कह सकते हैं कि -0.8 और +0.8, अगर मेरा डेटा का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये आ रहा है, तो आई कैन से मेरा डेटा जो है वो अच्छा है एंड आई कैन यूज इट फॉर फोरकास्टिंग, मतलब डेटा में बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन इसके बीच में अगर कहीं भी मेरा आंसर आता है, दैट मींस इस डेटा में कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं इससे फोरकास्टिंग कभी भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, जब मैंने ये वाला देखा ग्राफ, इसमें स्कैटर्ड ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे डेटा में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, एक ही जगह पे दो दो फिगर आ रही है, यहाँ एक जगह पे दो दो फिगर आ रही है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन इन द डेटा। तो यहाँ पे मेरा लीनियर रिग्रेशन लाइन काम ही नहीं करेगी। अब तुम कहोगे कि सर अगर हमें डेटा ऐसे गिवन है नंबर्स में, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या ये हमें पहले बनाना पड़ेगा कॉपी में? नहीं जरूरत बनाने की। इससे सबसे पहले हम निकालेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर ये हमारा आ ही 0 रहा है, या हमारा आ रहा है 0.01, 0.02 ऐसा आ रहा है, इसका मतलब इस डेटा में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका हमें लीनियर रिग्रेशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ डेटा है हमारा ये। अब तुम कहोगे सर ये तो सीधी लाइन है, तो ये तो रिलेशन है। रिलेशन नहीं है, आउटपुट मेरा देखो बढ़ रहा है, आउटपुट इज इंक्रीजिंग, आउटपुट इज इंक्रीजिंग, लेकिन कॉस्ट रिमेन्स द सेम, कॉस्ट बढ़ ही नहीं रही है, तो डेटा में कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं जितनी मर्जी कॉस्ट कर दूं, डेटा उतनी ही रहेगी, कॉस्ट ही उतनी रहेगी। सो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन इन दिस डेटा एज वेल। तीसरा टाइप का मेरा डेटा होता है ऐसा, ये क्या है, देखो ये बिल्कुल जो मेरे पॉइंट्स आए थे वो बिल्कुल इस लाइन से मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन बन रहा है इसका। लेकिन एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज कम हो रही है, एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज कम हो रही है, तो दिस देयर इज अ रिलेशन। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, देयर इज अ रिलेशन, बट दिस विल बी कॉल्ड एज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है कोरिलेशन में, चाहे -0.8, -0.9, चाहे -0.7, इसका मतलब एक यूनिट के बढ़ने से या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, वो कम हो रही है। माइनस में तब आता है जब देयर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट। ऑन द अदर साइड, एक चीज के बढ़ने से ये चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज भी बढ़ रही है एंड स्ट्रेट लाइन में है बिल्कुल, सो दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये आंसर आएगा हमारा +1, कि बिल्कुल डेटा जो है ये परफेक्ट है। हम इसमें अगर फोरकास्टिंग करेंगे तो बेस्ट फोरकास्टिंग आएगी, क्योंकि हमारा जो डेटा है, जो हमने इंफॉर्मेशन यूज की है, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही है इसके साथ। सो दैट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। तो ये होता है गाइस हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको देखो, इसको समझो, इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछो। सर ये कोरिलेशन डिफाइन तभी होता है कि जब सारे जो लाइक सारे एक्स है स्कैटर्ड डायग्राम के, सबके सब थोड़े बहुत लाइक लाइन के पास आए, सिर्फ तभी डिफाइन होता है हाँ, मतलब रिलेशन। हम ये बोल सकते हैं कि अगर डेटा जैसे मान लो ये है, ऐसा है, तो दैट मीन्स अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ये सीधी लाइन ड्रॉ करूं, तो आई विल नॉट से दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन, लेकिन कोरिलेशन हो सकता है, इट्स गुड, नॉट परफेक्ट, इट इज गुड, कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है,
बट नॉट इन परफेक्ट सेंस। तो हो सकता है इसका जो मेरा आंसर है इट इज 0.8। अच्छा, मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं है तो चलेगा, लेकिन आसपास होना चाहिए एंड लाइक आसपास होना रिलेटेड रहना चाहिए। चाहिए। ओके, हाँ बिकॉज आई वाज वंडरिंग जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें अगर स्ट्रेट लाइन खींचा तो जो बीच के 3 एक्सेस है वो थोड़े बहुत आसपास ही आएंगे। नहीं, सारे नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली, वही अगर हम पूछ रहा ऐसे था कि बनाए तो सारे नहीं है ना, प्रोपोर्शन। ये तो बहुत दूर है इससे। या राइट, तो अगर हम अंडरस्टूड सर। इसकी इंटरपोलेशन, अगर हम इंटरपोलेशन भी करें इस y इज इक्वल टू a प्लस bx के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर तो ये आएगा, जबकि ये तो एक्चुअल आंसर बहुत दूर है। हाँ करेक्ट करेक्ट, समझ गया। मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए, समझ गया। बढ़ना चाहिए या प्रोपोर्शनली कम होना चाहिए। अगर या कम हो रहा है प्रोपोर्शनली तो नेगेटिव कोरिलेशन, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। अंडरस्टूड सर। एक बार सारे देखो, समझो। ठीक है। सवा सिवा क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. सो ये था हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसकी इन्होंने देखो एग्जांपल दिया है, ये है मंथ्स, आउटपुट और ये कॉस्ट। हमें इसमें इसमें निकालना है एसेस वेयर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन द आउटपुट और कॉस्ट। तो हमने जब ये फॉर्मूला यूज किया, एक काम करते हैं, चलो एक क्वेश्चन तुम करो, एक कर लोगे ना तुम्हें आइडिया हो जाएगा, कैलकुलेटर पे कॉपी पे करो। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, एक ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें तुम्हें सिर्फ कोरिलेशन निकालना है और मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन करोगे ना तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो बहुत जरूरी है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, सारे करना स्टार्ट कर दो ये, और मुझे बताना तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इसका। सर ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? क्यों? मैंने ओपन करी हुई स्क्रीन पे करो। नहीं नहीं, मतलब मैं नोटबुक में लिख रहा था ताकि रिवाइज करते टाइम मालूम रहे क्या देखो। दिस इज आई थिंक योर इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, शायद 2 है, ओके ओके क्योंकि एक पहले करी थी, एक हाँ 2 है। ओके।
सर 1 आ रहा है। एक आंसर है मेरे पास 1। यस सर, मेरा आंसर भी 1 आ रहा है। ओके, दो बच्चों का आंसर 1 आ रहा है। क्या हुआ, दो बच्चों का आंसर नहीं आया? सर आई एम ऑन इट, लास्ट स्टेप चल रहा है। ओके, और किसका आंसर नहीं आया? साफा या सिफा, किसने आंसर नहीं दिया? Not finished yet, सर मेरा sir. आ गया, इट्स 1। ओके, ठीक है। सो अगर 1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, राइट? तो +1 आ रहा है तो। हाँ, +1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी एग्जैक्टली वैसी ही बढ़ रही है। ओके। हर्ष, इतना टाइम? सर 1 नहीं आ रहा है लेकिन। 1 नहीं आ रहा? ओके, ओके, आ गया एक आ बार गया ये मैं, चेक। आ गया सर, मैं अंडर रूट करना भूल गया, आ गया। ओके, ठीक है, चलो। सो इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट टर्म तुम्हारी आती है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये सारे फॉर्मूलेस जो है मैंने फॉर्मूला शीट में जो है तुम्हें गिवन है नोट्स में, वहां सब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है गाइस? गाइस जस्ट 1 सेकंड। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है? इट मींस बेसिकली ये हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ना आर, उसका स्क्वायर कर देते हैं। कि ये माइनस प्लस में देखते ही नहीं है, ये सिर्फ देखते हैं कि उसके बीच में रिलेशन है या नहीं। अगर 1 आ रहा है तो रिलेशन है, 0 आ रहा है तो रिलेशन नहीं है, सिंपल। ये माइनस प्लस देखते ही नहीं है कि नेगेटिव रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है। So coefficient of determination measures the proportion of total variation in the value of one variable that can be explained by variation in another variable. It denotes strength of linear association between two variable, वही जो चीज हमने वहां देखी है। It does not prove a cause-effect relationship. It is merely suggest a possible link के डेटा के बीच में कोई लिंक है या नहीं, बस। तो इसके लिए हमें जब कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालना ही पड़ेगा, तो फिर फायदा है कि इसको निकालने का कोई फायदा नहीं है, ये वैसे टाइम पास है। ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब एक काम करते हैं, एक्टिविटी नंबर 4 है, इसमें देयर आर 3 क्वेश्चंस। सारे बच्चे क्वेश्चन करो, एक्टिविटी नंबर 4। सर फर्स्ट का 0.9 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन सी। क्या चीज? फर्स्ट वाले का क्या आंसर है तुम्हारा? फोर्थ आ रहा है 0.69। ओके, फर्स्ट वाले का 0.69। सर सेकंड वाले का 2.4 आ रहा है। नहीं, फर्स्ट वाले का पहले बताओ, फर्स्ट का 0.69 आ रहा है सबका? यस सर।
ठीक है, सेकंड वाले का 0.4. 2.4, ओके, Yes, sir. 2.4. ठीक है, सबका 2.4 आ रहा है। जावा, 2 ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी आंसर ही नहीं दे रहे। Two point four, sir. सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं आई। Yeah, 0.69. नहीं समझ आया मुझे क्या कह रही हूँ, सॉरी। First one 0.69, sir. अच्छा, 1 का 0.69, सेकंड का 2.4. हर्ष। हाँ सर, सेम 0.69, 2.4 एंड लास्ट का 0.63 आया। Yes, sir. 0.63. Yes, yes. लास्ट का सबका 0.6. 0.63 आ रहा है। Yes. Yes, sir. चलो ठीक है गाइस, सो ये गाइस था हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है गाइस, आई विल गिव यू a break of for 5 minutes। मेरा एक स्टूडेंट है, she's just calling me again and again। just give me 5 minutes break, मैं उससे बात करता हूँ पहले एक बार।
सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है, उसका ना उसने ऑनलाइन फर्स्ट मतलब शी इज गिविंग बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एंड वो फर्स्ट टाइम अभी ऑनलाइन बुकिंग करा रही है, मतलब एज लाइक रिमोट एग्जाम की। तो इसलिए शी वाज वेरी कंफ्यूज कि कैसे करते हैं रिमोट बेस्ड एग्जाम, क्या है कुछ है, तो शी वाज वेरी कंफ्यूज इन दैट। चलो गाइस, एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है गाइस, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है गाइस, ये नॉर्मली हमारी स्टॉक मार्केट में यूज होती है टू प्रिडिक्ट द प्राइसिंग ऑफ अ शेयर। ये चीज हमारी स्टॉक मार्केट में यूज होती है टू प्रिडिक्ट द प्राइसिंग ऑफ द शेयर। हालांकि फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता होता, बट स्टिल इसको एक बेटर फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन माना जाता है रादर देन टाइम सीरीज एनालिसिस। उससे भी थोड़ा सा इसको, और टाइम सीरीज कह रहा हूं, रादर देन लीनियर रिग्रेशन, थोड़ा सा उससे भी बेटर माना जाता है, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। ये बेसिकली हम इसमें करते क्या है टाइम सीरीज में, देखो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ये कहाँ चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जैसे इंडिया में है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख का एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पे, जैसे लेह लद्दाख नहीं, चलो और हम बोलते हैं गोवा। जैसे गोवा है, तो गोवा का हमें पता है कि अगर 12 मंथ है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें पता है इतने महीने वो पीक पे चलेगा, इतने महीने उसका डाउन टाइम है, फिर इतने महीने पीक पे, फिर इतने महीने डाउन टाइम। ऐसे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो मतलब अगर हमें यहाँ की सेल्स निकालनी है, तो यहाँ की सेल्स जब हम निकालेंगे वो थोड़ी सी जनरली कम आएगी, यहाँ की सेल्स निकालेंगे तो यहाँ की थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो इस तरह से हमें प्रिडिक्शन निकालनी है कि हमारा ये जो वेरिएशंस है वो भी कंसिडर हो, तो वहां पे भी यूज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में जो सबसे पहली चीज हमें निकालनी होती है गाइस, दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? सो ट्रेंड बेसिकली ये बिल्कुल शेयर्स की तरह होता है। जो शेयर्स में अगर तुमने कभी ट्रेड करा है या फ्यूचर में करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, वहां पे एक हमारी टर्म आती है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे मेरे पास डेटा है जस्ट सिंगल, इसमें वो नहीं होता है कि 3 4 ऑप्शंस है, एक ही डेटा है मेरे पास। जैसे टोटल कॉस्ट, जैसे कॉस्ट मैंने बोली, ये है 1000, ये है 2000, 1500, ये है 1800, ये है 2000, या ये है 1700, ये आ गई मेरी 500, और ये आ गई 1900, ये आ गई 2300। ऐसे करके मेरा डेटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सिंपली ऐसे कंपेयर करूं तो ये मुझे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लग रहा है कि यहाँ तो काफी ड्रास्टिक चेंज आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे एक एवरेज निकालनी है, तो रादर देन इन सबकी एवरेज निकालने के, मैंने क्या किया, हर 3 3 पीरियड्स की एवरेज निकाल ली। हर 3 3 पीरियड्स की मैंने एवरेज निकाल ली, और वो एवरेज जो मेरी आएगी ना, उससे मेरे को पता चलेगा कि मेरी जो ये कॉस्टिंग है आगे कितनी बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। तो शेयर्स में क्या होता है, जब तुम शेयर्स में डील करोगे तो बेस्ट इंडिकेटर्स जो होते हैं वो होते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स। जब तुम शेयर्स पे जाओगे, जैसे मैं तुम्हें चलो दिखाता हूँ प्रैक्टिकली भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है, इस कंपनी का एक चार्ट ऊपर हुआ, कि देखो ये चार्ट आ गया, ठीक है ना। अब इसमें मुझे ये देखना है कि इसका, अब ये तो है सिंपल चार्ट। अब अगर मुझे देखना है कि ये जो चार्ट है इसके प्राइसिंग में कैसे, एक सेकंड में इसमें देखो, इन्होंने ग्राफ वाला है, मूविंग एवरेज इन्होंने आई थिंक खत्म कर दी, पहले ना ये ऑप्शन देते थे एडवांस्ड। हाँ देखो, अब जैसे ये जो चार्ट है इसको मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए जस्ट वन डेली चार्ट। ये डेली चार्ट है शेयर का,
इस डेली चार्ट को देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर ऊपर को जा रही है ना? तो अगर मैं इसका मूविंग एवरेज निकालूं तो यहाँ पे देखो इसमें हमारा मूविंग एवरेज होता है, लेट मी जस्ट चेक इसमें कहाँ होगा इसका इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेज, अब देखो ये मूविंग एवरेज है, इसको रुको, एवरेज 50। देखो अब जैसे एक ही मेरा लाइन तुम्हें दिख रही होगी, तो ये मैंने एक एवरेज निकाल ली पूरे डेटा की, पूरे डेटा की एवरेज निकाल ली, जो एक तरह से मुझे प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि ये जो शेयर है ये ऐसे आगे ऊपर को ही जाएगा। इसको बोलते हैं हम मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनको भी बहुत लोगों को यही नहीं पता कि मूविंग एवरेज निकलती कैसे है। हाउ टू कैलकुलेट दिस मूविंग एवरेज, हम ये निकालेंगे अपने डेटा की मूविंग एवरेज। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद विल गो टू प्रैक्टिकल। तो इसकी थ्योरी क्या है? अ टाइम सीरीज इज अ सीरीज ऑफ फिगर और वैल्यूज रिकॉर्डेड ओवर टाइम। एग्जांपल, आउटपुट एट अ फैक्ट्री ईच डे फॉर लास्ट मंथ, कि हर महीने लास्ट डे पे हमारी सॉरी एक महीने में हर रोज हमारी कितनी आउटपुट आती है। टोटल कॉस्ट पर एनम फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मंथली सेल्स ओवर लास्ट 5 ईयर्स। मतलब इसमें हम दो डेटा को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे कि हम दो डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, हम सिंगल लाइन से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कोई भी चीज, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, आउटपुट, कुछ भी, कि वो हमारी आगे कितनी आएगी, दैट इज मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेंड, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। अ ट्रेंड इज अ अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म मूवमेंट ओवर टाइम इन द वैल्यू ऑफ डेटा रिकॉर्डेड। जो मैंने तुम्हें बताया था कि हम मूविंग एवरेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेंड। A trend is a underlying long-term movement over time in the value of the data recorded. फिर आता है हमारा वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या, ये तुम्हें जितना सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, जब प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारे को थोड़ा सा बता रहा था कि स्टॉक शेयर्स वगैरह से इसका क्या ज्यादा रिलेशन होता है। वैसे इतना तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरी आदत है प्रैक्टिकल चीजें भी बताना। सीजनल वेरिएशन क्या होता है? जैसे मैंने तुम्हें गोवा का एग्जांपल दिया था कि गोवा कुछ सीजन में अप होता है, कुछ सीजन में डाउन होता है। साइक्लिकल वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ठीक है, बट स्टिल फिर भी हम पढ़ लेते हैं। साइक्लिकल वेरिएशंस मतलब जैसे कंपनी और कंट्री का हमारा इकोनॉमिकल लेवल के रिसेशन पे चल रही है, बूम पे चल रही है, रिसेशन पे चल रही है, कैसी इकोनॉमिक कंपनी की ग्रोथ है, तो सॉरी कंट्री की ग्रोथ है, वो वेरिएशन। और रैंडम वेरिएशन मतलब ऐसी इरेगुलर वेरिएशन जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, जैसे कोविड जब आया तो सबकी सेल्स गिर गई, दैट इज रैंडम वेरिएशन। इसके तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी नहीं है और ये पूछा भी नहीं जाता। जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि साइक्लिकल वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन होती क्या है। सीजनल वेरिएशन मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो हमारे डेटा में होती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लाइक मैंने गोवा का एग्जांपल दिया कि कुछ मंथ्स में सेल्स हाई होती है, कुछ मंथ में लो। साइक्लिकल वेरिएशन होती है जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करती है। रैंडम वेरिएशन मतलब वो वेरिएशन जो कभी होती है कभी नहीं होती, और ये बहुत ही अननेचुरल चीजों की वजह से होती है। सो दैट इज हमारा रैंडम वेरिएशन। अब यहां पे तुम्हें एक चीज क्या याद रखनी है, ये देखो इसमें बोला हुआ है, ये तुम्हें नहीं याद करना। तुम्हारे लिए टाइम सीरीज का जो फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला लर्न करेंगे फिर सीधा मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल कराऊंगा, समझ आ जाएगा। टाइम सीरीज का फॉर्मूला होता है, टाइम सीरीज निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन। तो बेसिकली होता है दिस इज ट्रेंड टाइम सीरीज, मतलब हमारा एक्चुअल डेटा क्या आना चाहिए, एक्चुअल डेटा शुड बी ट्रेंड जो भी हमारा आएगा प्लस माइनस सीजनल वेरिएशन, कि अगर सीजनल वेरिएशन बढ़ रही है तो ऐड हो जाएगा, माइनस हो रही है तो कम हो जाएगा।
ये भी फॉर्मुलेज लर्न करना, घबराना किसी ने नहीं है। क्वेश्चन करोगे वहां से सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का फॉर्मूला हमारा होता है टाइम सीरीज का एक्चुअल डेटा यानी टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन। ये दो फॉर्मूले अभी तुम्हें लर्न करने हैं। एडिटिव मॉडल में टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस माइनस सीजनल वेरिएशन, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन। आगे मूविंग एवरेजेस क्या होती है, ये मैं तुम्हारे को सीधा सीधा क्वेश्चन कराता हूं, तुम्हें समझ आएगा। देखो हमारे को ये डेटा गिवन है 2020, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमें हर साल की सेल्स कितने यूनिट्स की सेल हुई है वो हमें गिवन है। हमें क्या बोला गया है, टेक द मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। हमें 3 साल की मूविंग एवरेज निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन तीनों का एक होगा टोटल सेल, एक होगा एवरेज। इन तीनों का टोटल दैट इज 390 प्लस 380 प्लस 460, ये मेरा आ गया 1230। तो 1230 में दिखाऊंगा मिडिल वाली फिगर के आगे विच इज 380। तो 1230 इज टोटल सेल, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो 410 मेरी आ गई एवरेज। तो इन तीनों की एवरेज मेरी कितनी आ गई 410। देन 380 प्लस 460 प्लस 450, 380 प्लस 460 प्लस 450, मैं सीधा डिवाइड बाय 3 कर लेता हूं, इसको सीधा डिवाइड बाय 3 कर दिया, वो आ गया मेरा 430 जो आएगा बिल्कुल इसके आगे 430। देन इन तीनों की मूविंग एवरेज 460 प्लस 450 प्लस 470 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 460। देन 450 प्लस 470 प्लस 440 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 453.3 समथिंग। देन 470 प्लस 440 प्लस 500 डिवाइड बाय 3, ये मेरा आ गया 470। अब इसके बाद कोई फिगर ही नहीं है तो मैं मूविंग एवरेज 3 की नहीं निकाल सकता। तो देखो यहां भले ही डेटा मेरा पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर यहाँ पे कम हुआ, लेकिन मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा जा रहा है कि शेयर जो है या सेल जो है वो आगे भी ऐसे बढ़ेगी। सो दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। इस तरह से हम निकालते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं सबको क्लियर है। और ये हमें बोला गया 3 पीरियड्स की मूविंग एवरेज, दैट मींस ऑड मूविंग एवरेज। ये क्लियर है सबको। क्लियर सर। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे को ऐसे ही आएगा, वो बोलेंगे 3 की मूविंग एवरेज निकालो, तो तुम्हें सिंपल जैसे मैंने बताया ऐसी मूविंग एवरेज निकालनी है। अभी क्वेश्चन करेंगे वहां से सारी चीजें तुम्हारे को क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। देखो ये क्लियर है सबको। यस सर, समझ गया। पक्का। सफा सिफा। Yes, sir. चलो अब इसके बाद मान लो सेम सिचुएशन में तुम्हारे को बोला जाता है कि इवन पीरियड की मूविंग एवरेज निकालो। लेट्स से 4 पीरियड की हमें मूविंग एवरेज निकालनी है। चलो मूविंग एवरेज में क्या बात है, दैट इज इन चारों की। तो वो क्या होगी हमारी, इट विल बी 390 प्लस 380 प्लस 460 प्लस 450, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 4, ये आ गई मेरी 420। बट 420 इन सब का मिडल में यहां पे आएगी 420। मतलब मैं 420 को 380 के आगे या 460 के आगे नहीं लिख सकता, वो 420 मेरी यहां पे आएगी। ओके नेक्स्ट मूविंग एवरेज निकालता हूं, 380 प्लस 460 प्लस 450 प्लस 470 डिवाइड बाय 4, ये जो मैंने निकाली है ये इन चारों के मिडल में आएगी, ये आएगी 440। अब तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो ये बोलेंगे बताओ अगर हम 4 पीरियड की मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो मुझे बताओ कि 460 जो है दैट मींस 2012, उसके आगे हमारा ट्रेंड क्या आएगा। अब तुम कहोगे सर इसके आगे ट्रेंड तो निकल ही नहीं सकता, हमारा जो ट्रेंड निकला है वो तो 380 और 460 के बीच में आ रहा है मूविंग एवरेज, तो अब इसका ट्रेंड कैसे निकालें। तो सिंपल हम इन दोनों का फर्दर मूविंग एवरेज निकाल देंगे, दैट इज 420 प्लस 440 डिवाइड बाय 2, तो 430 हमारा आ जाएगा ये वाला ट्रेंड।
यानी मूविंग एवरेज। तो अगर हमें इवन केस में मूविंग एवरेज निकालनी है तो पहले हम नॉर्मल मूविंग एवरेज निकालेंगे, फिर हमें जो फिगर निकालनी है उसके जो पास की मूविंग एवरेजेस होगी उसकी हम एक एवरेज कर देंगे, दैट मींस डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 460 के आगे मूविंग एवरेज। क्लियर है गाइस? क्लियर सर। यस चलो अब सर। एक काम करो, मुझे बताओ 470 के आगे 4 पीरियड में हमारा मूविंग एवरेज कितनी आएगी, बताओ। लेट्स सी यू गिव मी द आंसर। क्या ये गाइस बताओ सर 452.5 452.5। आया। कितनी? 452.5। ओके यस सर 452.5। ओके 460 प्लस 450 प्लस 470 प्लस 440 डिवाइड बाय 4, ये आ रहा है 455। देन 450 प्लस 470 प्लस 440 प्लस 500 डिवाइड बाय 4, ये आ रहा है 465। तो 455 प्लस 465 डिवाइड बाय 2, 460 आ रहा है मेरा तो आंसर गाइस। सर मैंने 450 से लेके आगे का किया है इसलिए अलग आया आंसर। तुमने यहां से ये कर लिया तो तुम्हारी ये वाली फिगर आ गई हाँ होगी 465। हाँ। यस तो सर। तुम्हें इनका निकाल के ये भी तो निकालना पड़ेगा ना 450 455। ओके। ठीक है सर। उसको हम दोनों ने 460 प्लस 440 के 450 साथ कर दिया। क्या? तो हम दोनों ने भी 440 के साथ करके एवरेज निकाल दिया फर्दर। नहीं डिवाइड। हाँ 440 सर नहीं वैसा करेंगे ना। किया। 470 निकालना है तो 450 और 470 के बीच में क्या आ रही है, दैट मींस इन चारों का। और 470 के पास ये वाली फिगर कितनी होगी, दैट मींस इन चारों का। क्लियर है ये? गॉट इट सर। हाँ हाँ समझ साफा गया। सिफा यस सर। पक्का डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सिफा Clear, sir. ठीक है। चलो अब गाइस इसके बाद आगे देखो, वैसे इन्होंने मूविंग एवरेज निकाली हुई है, ठीक है ना, इन्होंने ये मूविंग एवरेज निकाल दी थी, ये सेल्स है और ये है मूविंग एवरेज हमारी 3 पीरियड की। अब अगर यहाँ पे हमें वेरिएशन निकालनी है तो तुम्हारे को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन, है ना। तो अगर मुझे सीजनल वेरिएशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सीजनल वेरिएशन इज इक्वल टू टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड। ये होता है हमारा ट्रेंड, ये होता है टाइम सीरीज मतलब एक्चुअल फिगर, ये होता है ट्रेंड। तो अगर मुझे यहाँ पे सीजनल वेरिएशन निकालनी है तो सीजनल वेरिएशन विल बी टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड माइनस 30, टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड प्लस 30, टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड माइनस 30, टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, माइनस 10 आएगी यहाँ पे, टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड 470 23 23 17 और यहां आ जाएगा माइनस 30। तो ये होगी गाइस मेरी सीजनल वेरिएशन। ठीक है गाइस? यस सर अंडरस्टूड। क्लियर सर। तो ये जो मेरा है, दिस इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन एज पर एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल से मेरी सीजनल वेरिएशन हम ऐसे निकालेंगे कि टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड।
अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन। जब हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग सीजनल वेरिएशन क्या होगी? इट विल बी टाइम सीरीज डिवाइड बाय ट्रेंड। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे सीजनल वेरिएशन निकालनी है तो 380 डिवाइड बाय 410, 380 डिवाइड बाय 410, इट इज 0.93। फिर वहां पे 460 डिवाइड बाय 430 इज इक्वल टू 1.06। ऐसे करके मेरी आ जाएगी सीजनल वेरिएशन एज पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो सिंपल जो हमने इक्वेशन लर्न करी थी उसी से हम फिगर्स निकाल रहे हैं। पहले बताओगे ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes. सारे बताओ प्लीज। सफा, वेदांत, Yes, sir. Clear, sir. ज्यादा हैवी हैवी तो नहीं होगी आज की क्लास? No, sir. Clear. ठीक है, चलो ये फटाफट से फिल करो। मैं भी फिल करता हूं ये। लेट्स सी किसका सही आ रहा है, जिसका गलत आए नहीं समझ आए मुझसे पूछना। हमें 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकालनी है। दिस इज माय आंसर। तो एक बार तुम चेक करो अपने आंसर्स। यस सर, हो रहा है टैली। Yes, sir. Yes, sir. चलो सिर्फ क्लियर है? Yes, sir. Got it. ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब गाइस एक और चीज हमारी जो एक नई टर्म आती है, नई चीज है यहाँ पे, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है, इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। मतलब एक टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन टाइम सीरीज के सिर्फ क्वेश्चन है। वो पार्ट है हमारा एडजस्टमेंट्स। अब गाइस जब भी हम सीजनल वेरिएशंस निकालते हैं ना, तो सीजनल वेरिएशन का टोटल शुड ऑलवेज बी जीरो। सीजनल वेरिएशन का जो टोटल होता है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो हमें उसको जीरो बनाना पड़ेगा। कैसे जीरो बनाएंगे? देखो यहां हमारा टोटल क्या आ रहा है, 6 - 3 + 5, 6 - 3 + 5 - 6। ये जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज 2। मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है 2, और मुझे बनाना है इसको जीरो। अब अगर मुझे इसको जीरो बनाना है दैट मीन्स मुझे इनमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, है ना। मुझे सीजनल वेरिएशन का टोटल हमेशा जीरो चाहिए। जो भी मेरा एडिटिव मॉडल से सीजनल वेरिएशन आती है उसका टोटल हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा तो मुझे इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इनके टोटल में से मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 4 सीजनल वेरिएशन है, तो मैं 2 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, यार 0.5। तो मैं सब में से 0.5 माइनस कर दूंगा, -0.5 -0.5 -0.5 -0.5। दैट मीन्स ये हो गया मेरा -2। अब हम कर लेते हैं, ये हो गया 5.5, ये -3.5, ये हो गया 4.5, ये हो गया -6.5। अब मैं इसका टोटल करूंगा दैट शुड बी 0। 5.5 -3.5 + 4.5 -6.5, देखो ये हो गया मेरा 0। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि सीजनल वेरिएशन का टोटल हमेशा 0 आता है।
अगर जीरो नहीं है तो मैं उसको जीरो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको जितने भी सीजनल वेरिएशन से उसमें डिवाइड कर दूंगा। अब ये पॉजिटिव है तो सब में से माइनस करना पड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो मुझे यहाँ पे वो फिगर ऐड करनी पड़ती, और ऐसे मैं करता अपना एडजस्ट। तो दिस इज एडजस्टमेंट एंड दिस इज एडजस्टेड सीजनल वेरिएशन। इसको देखो, समझो, कोई डाउट है तो पूछो। अंडरस्टूड सर। सर ऐसा कुछ कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में भी है? नहीं, मल्टीप्लिकेटिव में ऐसे कोई नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। Yes, sir. Clear. साफा, सिब्बा, थोड़े ढीले लग रहे हो आज तुम दोनों मुझे। So why does it always has to be zero? पार्डन? Season. Why does it has to be zero always? The seasonal average. सिब्बा, सी इसके लिए ना देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन व्हाई इट शुड बी जीरो, बट अपने हमारा जो डेटा होता है ना, उस डेटा की, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा, इन्होंने क्या बोला है कि या तो लाइफ में अप आते हैं या लाइफ में डाउन आते हैं। सेम वे कंपनी की सेल्स या तो बढ़ेगी या कम होगी। कभी भी ऐसा, मतलब इन द सेंस कि जो सीजन है हमारा, सीजन एक बार अप होगा तो एक बार डाउन। तो ऑन एन एवरेज ये कहते हैं सीजन पूरा साल हमारा सेम ही रहेगा, वो सिर्फ वेरिएशन की वजह से कम होता है, बढ़ जाता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक बार हमारा सीजन अप हुआ बाद में डाउन हुआ तो दैट मींस हमारा ऑन एन एवरेज वही आएगा, बेसिकली मिडिल टर्म ही आएगी। अगर ये टोटल हमारा 2 आ रहा है सीजनल वेरिएशन, तो दैट मींस वो कहते हैं कि डेटा इतना अच्छा नहीं है, जबकि इसका आई टेल यू देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस कि व्हाई दिस इज टू बी डन। Okay, sir. ठीक है, चलो अब इसके सीधा क्वेश्चंस करते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम्हें मैं कराता हूं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस तुम करोगे। देखो एक्टिविटी नंबर 7, इसमें क्या लिखा हुआ है? You are given a regression equation of how sales trend varies in time. हमें एक इक्वेशन गिवन है y is equal to 400 plus 20x, where x is, ध्यान से सुनना, where x is क्वार्टर, x है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब कि जो हमारी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये होता है सेल्स का। x increases by 1 in each quarter। अगर मान लो आज क्वार्टर फर्स्ट चल रहा है तो नेक्स्ट क्वार्टर में x हो जाएगा 2, थर्ड क्वार्टर में x हो जाएगा 3, फोर्थ क्वार्टर में x हो जाएगा 4, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में x हो जाएगा 5th। मतलब अगर आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो x होगा 1, नेक्स्ट क्वार्टर में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। अगले साल जैसे ये फर्स्ट ईयर है तो सेकेंड ईयर में पहला जो क्वार्टर होगा दैट विल बी 5। ऐसे मेरा जो x है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? y इज इक्वल टू सेल्स के कितने यूनिट्स हमने सेल किए हैं। फोरकास्ट सेल्स फॉर द ईयर 6 फॉर ईच क्वार्टर यूजिंग सीजनल वेरिएशंस बिलो। हमें ईयर 6 के हमारे को चारों क्वार्टर के सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो पहले तो हम अपना ट्रेंड बनाते हैं। ये सो ट्रेंड कैसे बनाएंगे? वी विल यूज द रिग्रेशन लाइन। हमें बताना है ईयर 6 के फर्स्ट क्वार्टर में हमारी टोटल सेल्स कितनी होगी। तो हमें पता है जो एक्स है फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 1 2 3 4, सेकेंड ईयर में 5 6 7 8, 25 थर्ड से ईयर में लेके ना 9 है। 25 से काउंट स्टार्ट करेगा ना, मतलब परफेक्ट। फिफ्थ में 17 18 19 20, तो सिक्स में हो जाएगा 21 22 23 24। 21 से आएगा हर्ष। देखो फर्स्ट ईयर में 1 2 3 4, सेकेंड ईयर में 5 6 7 8, थर्ड में 9 अच्छा, 10 आई 11 थॉट 12। आफ्टर 6th ईयर बोला है, 6th ईयर का ही नहीं पूछा है तो फॉर द 21 सिक्स्थ से ईयर। आएगा। हाँ समझ गया। गाइस मुझे ये बताओ पहले, सिक्स्थ ईयर में जो मेरा 21 22 23 24 आया है, ये सबको क्लियर है या नहीं गाइस? सारे प्लीज बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yeah. चलो तो ये हमें पता चल गया। तो ट्रेंड सेल कितनी होगी? y इज इक्वल टू 400, यहां हो जाएगा 400 प्लस 20 इंटू 21, 400 प्लस 20 इंटू 22, 400 प्लस सॉरी प्लस आएगा 400 प्लस 20 इंटू 22, 400 प्लस 20 इंटू 23, 400 प्लस 20 इंटू 24। ये आ जाएगी मेरा ट्रेंड।
कि रिग्रेशन लाइन को यूज करके मैंने अपना ट्रेंड बना दिया कि ये होना चाहिए। तो दैट मीन्स 20 इंटू 21 प्लस 400, ये आ रहा है मेरा 820, फिर हर एक में 20 बढ़ जाएगा, 840, 860, 880। ये आ गया मेरा ट्रेंड सेल्स कि रिग्रेशन लाइन को यूज करके मैंने ये देख लिया कि मेरे ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये रिग्रेशन लाइन है और ये मेरे को ट्रेंड बताया हुआ है, तो ये फॉलो करके मेरी इतनी सेल्स आनी चाहिए। सीजनल वेरिएशन मुझे गिवन है ऐसे कि सीजनल वेरिएशन है -5%, तो 820 सीधा कैलकुलेटर में मैं कर दूंगा -5%, 820 -5%, तो 779 मेरी आ जाएगी फोरकास्टेड सेल्स। यहां पे है 840 प्लस 10%, 840 प्लस 10%, तो ये होगी 924, 860 प्लस 20%, दैट इज 1032, और 880 माइनस 25%, दैट इज 660। सो देखो, हमने जो प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन में, उससे हमने फोरकास्टिंग सिर्फ ये चीज की करी थी। लेकिन हमने जब अपना एक ट्रेंड देखा कि हर साल ऐसा होता है फर्स्ट क्वार्टर में ट्रेंड से हमारी जो सीजनल वेरिएशन है वो 5% कम होती है, और एक्चुअल ये आता है। ये सीजनल वेरिएशन हमने इन सालों में निकाली होगी, इन सालों में हमने सीजनल वेरिएशन निकाल ली होगी। और सीजनल वेरिएशन कैसे निकाली होगी, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, सो इट विल बी ट्रेंड, सॉरी, टाइम सीरीज डिवाइड बाय ट्रेंड, तो इन्होंने सीजनल वेरिएशन निकाल दी। तो वो सीजनल वेरिएशन हमें पता है कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो यूनिट्स हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग इतनी आती है, बट एक्चुअली इससे थोड़ी सी कम होंगी, फिर यहां बढ़ेंगी, यहां भी बढ़ेगी, और फोर्थ क्वार्टर में कम हो जाएगी। तो ये मेरी फोरकास्टेड सेल्स है। इसको अगर मैं फोरकास्टेड सेल्स मानता तो इतनी अच्छी नहीं होती, बट ये ज्यादा बेटर है। जबकि ऐसा नहीं है कि एक्चुअली इतनी होगी, जरूरी नहीं है एक्चुअली इतनी हो, लेकिन दिस इज नियर टू एक्चुअल, काफी ज्यादा डेटा यूज करके। दैट्स हाउ वी यूज टाइम सीरीज एनालिसिस टू फाइंड आउट फोरकास्ट। ये देखो सारे अच्छे से समझो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। Clear, sir. ओके, Yes or no? सफा सिल्वा, Yes, sir, yes. हर्ष। Yes, sir. Understood. तो गाइस ये है हमारी फोरकास्टेड सेल्स। अब इसका एक्टिविटी नंबर 8 कर लेना, तो ये एक बार होमवर्क में पढ़ लेना। इंडेक्स नंबर जो है गाइस, इंडेक्स नंबर मैं तुम्हारे को नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि फ्राइडे और मंडे आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास। मैं तुम्हें बताया था लास्ट वीक कि फ्राइडे एंड मंडे आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास, मुझे कहीं किसी रीजन की वजह से जाना पड़ रहा है। तो मैं तुम्हारे को इन दोनों दिन के लिए आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग, आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग। मैं इतनी छुट्टियां जनरली नहीं मारता, लेकिन एक परसों वाली छुट्टी भी मेरे को मारनी पड़ी। उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जो ऑफिस का फर्नीचर है, मेरा ऑफिस का फर्नीचर वाज सपोज टू रीच बाय 4 डे बिफोर यस्टरडे, दैट इज ऑन मंडे। बट हुआ ये कि वो फर्नीचर वाले ने इतना लेट कर दिया कि 7:30 तक तो फर्नीचर आया था, फिर आके ऑफिस में इंस्टॉल भी करना था। तो मेरे पास सिचुएशन थी कि मैं उसको मना कर देता, लेकिन फिर वो 3-4 दिन और खींच लेते हैं, तो फिर आज की या बाद की छुट्टी करनी पड़ती। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू मेक हॉलीडे दैट डे कि एक बार फर्नीचर हो जाए। अब मेरा ऑफिस का बिल्कुल सेट हो चुका है, ऑफिस इज स्टार्टेड नाउ, मेरा जो ऑफलाइन सेंटर है दैट हैज बीन स्टार्टेड नाउ। ठीक है, तो अब ये है कि क्लासेस में वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। आई विल प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग्स। उन रिकॉर्डिंग्स में आई थिंक इंडेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि ये मैंने लाइव कराया था, ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ड्यू टू एनी रीजन। तो तुम्हें अब क्या करना है, जो ऊपर एक इलस्ट्रेशन है एक्टिविटी, वो तुम्हारा होमवर्क है। प्लस इस चैप्टर के तुम एग्जाम के क्वेश्चंस जब करोगे तो उसमें इंडेक्स नंबर्स जो होंगे उसको छोड़ देना, जो भी इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आए वो छोड़ देना, प्राइस इंडेक्स वगैरह, प्राइस डिमांड वगैरह वाले वो छोड़ देना। वो मैं तुम्हारे को जब आऊंगा तब मैं तुम्हारे को कराऊंगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स की आई विल प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा हेक्टिक तुम्हें नहीं दूंगा, आई विल प्रोवाइड यू 1 चैप्टर, और उसके बाद तुम्हें पुराने सारे चैप्टर्स रिवाइज करने होंगे जिसका तुम्हारा टेस्ट होगा।
ठीक है गाइस? सर जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड सर, फ्राइडे को चैप्टर 5 की रिकॉर्डिंग होगी फ्राइडे को इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की रिकॉर्डिंग मिलेगी तुम्हें पूरी। और मंडे को 6th की कंटिन्यूएशन होगी। मंडे को ना आई एम प्लानिंग कि मैं मंडे को तुम्हारे को रिकॉर्डिंग ना दूं नेक्स्ट चैप्टर की, बिकॉज मंडे जो चैप्टर हमारा होना है ना, वो एक तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मंडे वाला। और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रीवियस 5 चैप्टर्स जो है ना 2-3 दिन लगा के एक बार वो सारे रिवाइज कर लो अच्छे से, ओके सर। ठीक है ना? तो टिल मंडे या संडे मंडे तक तुम सारी रिवीजन कर लेना। मंडे या ट्यूसडे आई ट्राई टू अरेंज अ टेस्ट फॉर यू, ओके सो दैट फर्स्ट 5 चैप्टर की रिवीजन भी हो जाए, एग्जाम किट भी हो जाए, तुम्हारे टेस्ट भी हो जाए, और उसके बाद विल मूव फर्दर। सो तो नेक्स्ट वेडनेसडे को सर चैप्टर 6 की क्लास होगी, राइट? राइट, नेक्स्ट वेडनेसडे को विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। क्लियर है गाइस सबको? क्लियर सर। चलो गाइस, अब क्लास करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वेडनेसडे। फ्राइडे वाली रिकॉर्डिंग सर देख लेना। आज व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते टाइम चैप्टर 4 के लिए क्या लिखना चाहिए, मतलब ओवर या चैप्टर 4 एक्सेप्ट इंडेक्स नंबर्स। ओके सर, अल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेदांत। चलो गाइस, वेलकम सर। सी यू ऑन वेडनेसडे देन। ठीक है, बाकी किसी को कुछ भी चीज मुझसे डिस्कस करनी है, एनीथिंग दे वांट टू से, सजेस्ट? No, sir. समझ गया सर. So, till next Wednesday, we are supposed to solve chapter 4 and chapter 5 दोनों का exam kit and watch उसके videos, right? हाँ, चैप्टर 5 की वीडियो, पहले चैप्टर 4 पढ़ के इसके एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं, एक्सेप्ट इंडेक्स नंबर्स। फिर चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 बड़ा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। 5 करना है। Okay. उसके बाद इन सारे फर्स्ट 5 चैप्टर को रिवाइज करना है, जिसका मैं तुम्हारे को एक टेस्ट अरेंज करवाऊंगा। सर दो टेस्ट में इंडेक्स नंबर्स नहीं आएंगे ना? हाँ, इंडेक्स क्वेश्चंस नंबर्स नहीं आएंगे। ओके। So मैं बोल रहा था जो आज वाला recording है या फिर chapter 4 का आपका अगर पुरानी recording होगा वो कल तक upload हो जाएगा वेबसाइट पे? हाँ हाँ हाँ, जो भी क्लास हमारी होती है नेक्स्ट डे रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ ठीक है, because I think ये फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। एक बार कर लेना, सारे रिवाइज कर लेना, क्योंकि कुछ चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्योर मैथ्स वाला चैप्टर है, इसमें लॉजिक्स कुछ नहीं है। दिस इज ऑल मैथ्स के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेस बने हुए हैं, तो एक दो बार देख लेना, समझ आ जाएगा ये। Yes sir. चलो, बाय गाइस, टेक केयर, बाय Thank सर। you sir. Bye sir. Bye, sir. थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय।